हेलो स्टूडेंट, ये 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। यदि चित्रकला के एग्जाम देने जा रहे हैं और इसमें विकल्पीय क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन सा एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं। और साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकता है कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप तैयारी करना चाहते हैं और उसमें आपके मेन मेन क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो 100% आते हैं। इसके अलावा यदि बीएफए कर भी रहे हैं फर्स्ट ईयर में, इनमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज 10 पॉइंट हमने लिख रखा है, क्या क्या हम आपसे बताने वाले हैं। आपको केव के बारे में, टेम्पल के बारे में बताने वाले हैं, भारतीय चित्रकार में सबसे लोकप्रिय जो आर्टिस्ट है उनके बारे में बताने वाले हैं, कलर्स के बारे में जो है बताएंगे, क्या कलर्स होते हैं। उसके अलावा जो टेक्निकल चीजें होती हैं जो यूज में आती हैं उन सब चीजों के बारे में बताएंगे, मुगल वंश की चित्रकला के बारे में बताएंगे, राजस्थानी के बारे में बताएंगे, प्रागैतिहासिक के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। रामायण और महाभारत में भी चित्रकला का विशेष वर्णन किया है। इसके अलावा और भी ग्रंथ को हम ऐड करेंगे। चित्रकला ललित कला का फर्क, उसके डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। तो यह पॉइंट्स जो है इतना इंपॉर्टेंट है ना, हद इसकी बहुत ज्यादा है जिसको आपको जानना चाहिए यदि आप चित्रकला में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इसको आगे बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा। यदि हो सके दोबारा इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका रिवाइज अच्छे तरीके से हो जाए। और मैं एक एडवाइस और दूंगा कि यदि आप चाहें तो इससे और ज्यादा डीपली पार्ट्स और कहेंगे और बड़ा वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं बना दूंगा जो है। मोस्टली ये वीडियो है मतलब 100% आपको पता होना तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गुफा अर्थात केव। हम केव के बारे में बताएं तो सबसे जो लोकप्रिय जो केव है आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है अजंता। अजंता जो केव है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग केव है। इसमें पूछा जाता है कि गुफा कहाँ है, जैसे कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक पॉपुलर शहर का नाम है जहां पर सबसे ज्यादा जो है गुफाएं हैं। जैसे गुफाओं की यदि हम बात करते हैं तो उसमें गुफाओं में आपका एलोरा गुफा भी फेमस है और साथ में एलिफेंटा गुफा भी फेमस है। एलिफेंटा तो ये भी जो है आपके महाराष्ट्र में है जो सबसे ज्यादा चर्चित है। तो ये 3 गुफाओं को महाराष्ट्र में आप ध्यान दे सकते हैं। और महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो बीबी का मकबरा भी है। बीबी का मकबरा, मकबरा क्या है? वो है ताजमहल का नकल। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि अजंता के बारे में हम जाने तो टोटल जो है आपकी 30 गुफाएं हैं और 30 गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र किसमें है? गुफा नंबर 17 में। ये आप ध्यान रखेंगे जो है। तो ये मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है। और कैसे चित्र बनाए गए हैं ये भी है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित, गौतम जो बुद्ध है उनके जीवन पर आधारित जो है आपकी चित्र बने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा जो है। एलोरा एक ऐसी गुफा है जिसमें सभी धर्मों के चित्र पाए जाते हैं। ये आप ध्यान दे सकते हैं जिसमें 36 गुफाएं हैं। 36 गुफाएं हैं, आल धर्म, ठीक है। और एलिफेंटा एक ऐसी गुफा जिसमें त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति फेमस इसकी जो है, जिसमें तीनों जो है भगवानों को जो है दिखाया गया है। एंड ये ध्यान दीजिएगा कि ये केव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम यदि आपको बताएं तो सबसे ज्यादा जानने वाली बात है वो है आपका कलाकार में जो है। भारतीय कलाकारों में सबसे चर्चित कौन है? भारतीय कलाकार में सबसे ज्यादा चर्चित हमारे जो है पहले आ जाते हैं, उनका नाम है रवि वर्मा। रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार हैं जो इंडिया में पहली बार जो है यूरोपीय तकनीक का फॉलो करते हुए उन्होंने पेंटिंग बनाया था। जो यूरोपीय तकनीक यूरोपीय तकनीक ये है जिसमें ऑयल कलर से जो है, ऑयल कलर मतलब ऑयल पेंटिंग के थ्रू जो है पेंटिंग बनाया था। ऑयल पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती है जो लंबे समय तक चलती है
और इन्होंने सबसे पहले जो है देवी देवताओं का चित्रण किया था। मैंने नाम क्या बताया? रवि वर्मा। रवि वर्मा। रवि वर्मा पर जो है फ़िल्म भी बन चुकी है, फ़िल्म का नाम है रंग रसिया। ये भी आप उन्हीं की जीवन पर आधारित है। देवी-देवताओं के चित्रण के लिए फ़ेमस। बम्बई में पहली बार उन्होंने जो है लिथोग्राफी फ्रेश इन्होंने लगाया था, जिसकी वजह से जो है सस्ते दरों में जो है घर-घर में कैलेंडर के रूप में जो है इनके चित्र फैले थे जो है। कैलेंडर, देवी-देवताओं के साथ कैलेंडर में जो वो चित्र फैले थे जो है। तो ये फ़ेमस है देवी-देवताओं के लिए और यूरोपीय तकनीक के लिए। यूरोपीय तकनीक, यूरोपीय चित्रण की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रथम, ये आप ध्यान से उसके बाद जो है बंगाल शैली की सबसे लोकप्रिय जो चित्रकार हैं या फिर जनक कह लीजिए, उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्र अवनींद्रनाथ जो टैगोर है वो फेमस है। फेमस का कारण है इन्होंने जो है बंगाल कला स्कूल उन्होंने स्थापित किया था। बंगाल कला बंगाल कला स्कूल जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, चर्चित रहा, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति की कलाओं को बढ़ावा देना था। उस समय जिस समय ये थे, उस समय इन्होंने जो है आंदोलन छेड़ा था और बंगाल स्कूल जो खोला गया था जो है शांति निकेतन में 1920 में जो है। कहाँ? शांति निकेतन। शांति निकेतन में कब? 1920 में। ये आप ध्यान दीजिएगा। वास तकनीक के जन्मदाता, तकनीक के जन्मदाता, जन्मदाता, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा कलाकार जो 60 साल की अवस्था में, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कौन नहीं जानता? रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें एक इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1913 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज पेंटिंग के लिए नहीं दिया गया था, बट इन्हें दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। पहले ऐसे व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे। इसी तरह सवाल बनाया जाता है कि इंडिया के पहले चित्रकार जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 60 साल की अवस्था में पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था, 60 प्लस में। ये आप ध्यान दे सकते हैं, राष्ट्रगान इन्हीं का लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने अधिकतर जो चित्रण किया, नारी का चित्रण किया है। नारी चित्रण इन्होंने ज़्यादा किया है और इन्होंने अपनी चित्रकला जो प्रदर्शनी है, पेरिस, महाराष्ट्र एंड बंगाल में उन्होंने चित्रकला प्रदर्शित लगाई है। ये चित्रकार, कवि, लेखक, अभिनयकर्ता, इन सब चीज़ों में इनका महारत हासिल है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। इंडिया की पहली महिला चित्रकार को हम कैसे भूल सकते हैं? उनका नाम है, इसी सन में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम है अमृता अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर महिला चित्रकार हैं, जिनका जन्म 1913 में हुआ था। ये आप ध्यान दे सकते हैं और प्रथम महिला चित्रकार माना गया है इन्हें जो है, प्रथम फीमेल आर्टिस्ट। ये जो प्रभावित हुई है वो अजंता एलोरा की गुफाओं से उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इनका जन्म हुआ है हंगरी में हुआ है। इनके पिता जो है पंजाबी थे, भारतीय थे। उनकी माता जो हंगरियन थी। ये इंडिया में रहकर उन्होंने जो है भारतीय कलाकृतियों, मतलब ग्रामीण इलाकों को टॉपिक बनाकर इन्होंने चित्रण किया। काफ़ी खूबसूरत थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इन्होंने पहचान बनाया था। ये आप ध्यान दे सकते हैं।
इसके अलावा मकबूल फिदा हुसैन, अर्थात हम बोल सकते हैं एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन एक ऐसे पर्सन है जो फिल्मों के पोस्टर से जो है इनकी कैरियर की शुरुआत होती है। फिल्मों पोस्टर से जो है पोस्टर बनाने से इनकी शुरुआत होती है। इन्होंने ज़्यादातर जो है ज़्यादातर जो है अपनी जो पेंटिंग बनाई है वो है घोड़े पर। घोड़े की चित्र उन्होंने ज़्यादा बनाया है। अर्थात हम कह सकते हैं घोड़े की पेंटिंग मैक्सिमम बनाने वाले आर्टिस्ट इनको कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल में इनकी पेंटिंग है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नाम की पेंटिंग है और ये पेंटिंग काफ़ी फेमस है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने गजगामनी पेंटिंग फ़िल्म इन्होंने बनाया है जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है। और ये छोटे-छोटे वीडियो भी उन्होंने बनाया था जिसके लिए उनको अवार्ड पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। काफ़ी चर्चित आर्टिस्ट रहे हैं। कुछ विवाद भी हुए हैं। विवाद आपके रवि वर्मा जी के साथ हुआ है और एम एफ हुसैन के साथ भी आता है। यदि इनकी डीपली चीज़ें जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँगी। और भी हम बात बता सकते हैं इनके जो भाई का नाम है गगनेंद्र नाथ टैगोर। नंदलाल बोस है जिन्हें डीलिट की उपाधि इन्हें दी गई है। तो और भी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिस्ट है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट है, इनके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। ये हमने दूसरा पॉइंट बताया है। अब हम थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा रंगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कलर ऐसी पहचान है जिसकी वजह से हम चीज़ों को पहचान पाते हैं। यदि रंगों की खोज की बात करोगे आप, खोज, तो इंद्रधनुष से माना जाता है। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में आपको पता है कि 7 रंग होते हैं। 7 रंग और 7 रंग को याद करने का तरीका है विबग्योर। विबग्योर। अब विबग्योर में जो है 7 रंग हो गए जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये है विबग्योर के रंग। यदि इसको देखना है तो इसको आप प्रिज्म प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि बरसात तो होती नहीं है कि जिसमें आप देख सको। तो प्रिज्म की सहायता से आप देख सकते हैं सातों रंग। एक बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी जो कलर हमारे हैं वो सिर्फ जो है 3 रंग होते हैं, आर बी वाई। आर बी वाई को हम इस तरह से भी हम आपको बताना चाहेंगे। एक ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हम आपको क्या सिखाने वाले, एक ट्रिक है ये। आर बी वाई ये प्राइमरी कलर है। इनसे मिलकर जो रंग बनते हैं वो द्वितीय रंग होते हैं जो 2 रंगों से बनते हैं, जैसे कि येलो और ब्लू से यदि हम बनाते हैं तो आप याद रखिएगा कि इससे हमारा जो बनने वाला है वो है ग्रीन। रेड और ब्लू से जो बनेगा जो वायलेट, और येलो और रेड से बनने वाला है ऑरेंज। तो ये हो गया आपकी सेकेंडरी कलर, ये सेकेंडरी रंग है। सेकेंडरी रंग की बात कर रहे हैं। आमने सामने के जो रंग होते हैं वो है विरोधी रंग होते हैं। जैसे ग्रीन का अपोजिट रंग जो हो गया आपका रेड, और ऑरेंज का अपोजिट रंग हो गया ब्लू हो गया, और वायलेट का अपोजिट रंग हो गया येलो। तो ये अपोजिट रंग है। इसके सूत्र के थ्रू आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। रंगों में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इन्हें आपको जानना पड़ता है। ये रंगों की खोज प्रकाश से मैंने बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा जो है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि रंगहीन रंग कौन से होते हैं। रंगहीन रंग वो है जैसे कि काला और सफेद। ये ऐसे रंग है जो रंगहीन रंग हैं, इनको आप ध्यान दे सकते हैं। ये रंग से आप 2 रंग बना सकते हैं, जैसे कि ग्रे रंग बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा जो है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रकाश वाला रंग कौन-सा है? सबसे ज़्यादा रंग वो जो है येलो में होता है। अक्सर आपने बसों को देखा होगा येलो कलर का मोस्टली, क्या कि जल्दी ध्यान खींचता है। टेम्पो को भी देखा होगा येलो कलर के उनके पर्दे लगे, वो ज़्यादा ध्यान। इसमें वार्म कलर और कोल्ड कलर का भी पता होना चाहिए। वार्म कलर मतलब जो आपको देखने में शीतलता मिलने में जो वार्म,
जैसे कि आप ग्रीन को देखते हैं, ब्लू को देखते हैं, स्काई ब्लू को देखते हैं। ये क्या है? ये वार्म, ये है आपके कोल्ड कलर है। ग्रीन जैसे कि और वार्म कलर कौन है? हॉट कलर मैं कह सकता हूँ। ये वार्म कलर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक किया, ये वार्म कलर का मतलब होता है गरम होता है, तो गरम ये है और ये ठंडा रंग है, ये कोल्ड कलर है। वार्म कलर में आपका जो आएगा जो है रेड, ऑरेंज और आपका येलो। ये क्या है? ये है वार्म कलर मतलब गरम रंग। ये आप ध्यान दे सकते हैं और इसका उदाहरण ले सकते हैं आग से। आग में आप देखोगे कि येलो रहता है, ऑरेंज रहता है, ठीक है? और पीला रहता है। तो ये आग का उदाहरण आपसे इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये रंगों का ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वार्म कलर जो होते हैं वो जल्दी नज़र आते हैं। वार्म कलर क्यों जल्दी नज़र आएँगे? क्योंकि वो जल्दी ध्यान खींचते हैं और इसमें कंपन गति जो होती है ज़्यादा नहीं होती क्योंकि जल्दी आ जाते हैं तो कंपन नहीं होगा लेकिन इसमें कम धीरे-धीरे जो हमारे आँखों पर पड़ता है, ध्यान पड़ता है, तो वो उसमें कंपन ज़्यादा होगी। जैसे अब मैं कहूँ कि किस रंग में कंपन गति ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा कि कंपन सबसे ज़्यादा वायलेट में होती है, क्योंकि इसमें इस तरह से रंग हमारी आँखों तक आता है। लेकिन आपको रेड की बात करेंगे तो सीधे आता है ये मतलब बहुत जल्दी। लेज़र लाइट आपने देखा होगा, तुरंत झटके में आप वो फैल कर हमारे पास आ जाता है। तो यह भी एक उदाहरण है जिसको समझाने का है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे जो है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड ये मैंने बताया आपको थर्ड पॉइंट है में। अब हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताने वाले हैं जैसे आपको पता होना चाहिए कि वाटर कलर वाटर कलर का सबसे इम्पोर्टेंट ये पारदर्शी होता है। ये मैं फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूँ। वाटर कलर क्या है? वो पारदर्शी है जिसमें आर-पार दिखता है। ठीक है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ये एक ऐसा कलर होता है जब आप कलर करते हो हाइलाइट एरिया जो होता है मतलब जहाँ पर व्हाइट एरिया दिखाना होता है वहाँ पर कलर नहीं किया जाता है, उसके लिए स्पेस छोड़ दिया जाता है, स्पेस गैप किया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये आपने घर बनाया और सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही है, तो इसको आप गैप कर दीजिए, ठीक है? गैप कर दीजिए क्योंकि व्हाइट एरिया है, इसको वहाँ पर व्हाइट करने की ज़रूरत नहीं है और ये लाइट टू डार्क होता है, धीरे-धीरे लेयर ऐड करते हैं। लाइट टू डार्क होता है। ये आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जैसे कि ऑयल कलर जब सोचिए कि ऑयल कलर जो है सबसे लंबे समय तक टिकने वाला रंग है कलर है और ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शक अपारदर्शक रंग होता है। ये डार्क टू लाइट होता है। यहाँ पर आपने डार्क किया धीरे-धीरे आप जो है इसमें लेयर लाइट में ले जाएँगे टू लाइट। ये काफ़ी टिकाऊ होता है। कैनवास पर इसका यूज़ किया जाता है। इस पे तारपीन का तेल यूज़ करते हैं। तारपीन का तेल यूज़ करते हैं जब इसमें हम इसको पतला करते हैं। तो ये याद रखिएगा। यदि हम वाटर कलर की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जबकि ऑयल कलर की हम बात करें 13वीं-14वीं शताब्दी में इसका शुरुआत मानी जाती है। सबसे आधुनिक रंग की हम बात करते हैं। आधुनिक रंग ऐसा रंग जिसको जल्दी जो है काम करें लेकिन बेहतर रिज़ल्ट मिले। तो आधुनिक रंग जो है आपका एक्रेलिक रंग है। एक्रेलिक रंग आधुनिक रंग माना जाता है और 1920 में इसके जो है स्टार्टअप किया गया था, शुरुआत की गई थी। काफ़ी जल्दी तरीके से सूख जाता है, आपको ऑयल तरीके का इफ़ेक्ट मिलता है। ये आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ध्यान दीजिएगा कि ग्रेफ़ाइट ग्रेफ़ाइट मतलब हमने बात किया पेंसिल की बात किया। पेंसिल भी आप ध्यान से देखिए कि लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी से इसकी पेंसिल स्टार्ट किया गया है और पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में एचबी जो होता है वो लाइन के लिए होता है, जबकि बी वाली पेंसिल होती है वो शेडिंग के पर्पज़ से यूज़ होती हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा जैसे कि 2B हो गया, 4B हो गया, 6B हो गई, ये आप इसमें स्टिल लाइफ के लिए यूज़ करते हैं।
ये भी है, इसमें ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो है, ये इम्पोर्टेंट मैंने बात बताई है आपको। अब हम 5वें पॉइंट में आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बताने वाले हैं, मुझे इसका नाम मुगल चित्रकला। ये 5वां पॉइंट है, मुगल कला कह लीजिए। यदि सच में कहा जाए, मुगल कला की जो स्टार्ट है वो हुआ है अकबर के समय में। अकबर के समय में चित्रकला का शुरुआत माना जाता है, स्टार्ट माना जाता है। इसके समय में जो है ज़्यादातर जो है छवि चित्रण किए गए, छवि मतलब पोर्ट्रेट किए गए हैं। उसके पहले भी जो है हुमायूँ था, बाबर था, स्टार्टिंग में बाबर ही आए थे जो है। उनके समय में 2 कलाकार थे, शाह मुज़फ़्फ़र और बेहज़ाद, 2 आर्टिस्ट थे, जो लैंडस्केप बनाने के लिए शाह मुज़फ़्फ़र और चेहरे दाढ़ी युक्त जो है चेहरे बनाने के लिए बेहज़ाद थे। ये जो बाबर थे जो है ख़ास तौर पे वो अच्छा चित्रकारी नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग हुआ था 1526 में, वो युद्ध के लिए वो अपना विस्तार करने में लगे थे। हुमायूँ भी जो है चित्रकारी धीरे-धीरे स्टार्ट करना शुरू किए थे, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाए, उनका वास्तुकला, चित्रकला के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जो शुरुआत जो माना जाता है वो चित्रकला में, वो और वास्तुकला में, ये अकबर के समय माना जाता है। अकबर को युद्ध के चित्र बड़ा पसंद थे। युद्ध के चित्र फ़ेमस थे, प्रसिद्ध थे जो है। और इसके समय में सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे ना कि इनकी पेंटिंगों में आप देखोगे मुगल वंश में कि ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपने पढ़ा होगा, नवरत्नों के बारे में सुना होगा, तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, तो सब इन्हीं से आ जाते हैं। अकबर के समय में दीन इलाही धर्म का बड़ी चर्चा होती है। तो याद रखिएगा, वास्तुकला और चित्रकला के लिए जो है ध्यान दीजिएगा, दोनों समय में ये काफ़ी अच्छा मतलब शुरुआत किया गया था। मैडोना और बच्चा इसकी सबसे लास्ट, ये मैं सबसे लास्ट नहीं कहूँगा, सबसे शुरुआती जो है यूरोपीय और भारतीय चित्रण करवाया था इसने। इसके बाद आते हैं इनके जो बेटे का नाम है जहांगीर। जहांगीर का समय जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसका नाम सलीम था जो है। गोल्डन पीरियड जो है हम कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि चित्रकला में सबसे उत्तम काम जो है हुआ है इसके समय में। उत्तम बेहतर काम किया गया है इसके समय में, इसलिए इनके समय में एक मंसूर थे, जिनका उस्ताद मंसूर कह सकते हैं, फेमस पक्षी चित्रकार थे, इन्होंने चित्रण किया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इनकी बाग जो पेंटिंग है ना, वो लोकप्रिय है वर्ल्ड भर में जो है। इन्हें पुरस्कारों से नवाजित किया जा चुका है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। वास्तुकला के लिए जो गोल्डन हम बात करेंगे, गोल्डन व्यक्ति कहेंगे, वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ का उदाहरण हम कह सकते हैं, वो मिलता है ताजमहल से जो है। खुर्रम नाम था इनका जो है बचपन का नाम। और वास्तुकला का गोल्डन पीरियड माना जाता है इनके समय में, क्योंकि ताजमहल संगमरमर से बनाया गया था उस समय। समय सोचिए कि विदेश से रत्न मंगाकर इसमें लगवाए गए थे। लगभग काफ़ी लंबा 22 साल लग गया था उसे निर्मित कराने में। ये 1632 की में इसका स्टार्ट किया गया था। ये आप ध्यान दे सकते हैं। स्याह कलम की शुरुआत भी आप इसके समय में कह सकते हैं, इनके समय में हुई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। कला का शत्रु के रूप में हम जान सकते हैं औरंगज़ेब, इनकी पुत्र का नाम है औरंगज़ेब, औरंगज़ेब। ये आप याद रखिएगा कला शत्रु के रूप में, क्योंकि इनके समय में चित्रकला में काम नहीं हुए, लेकिन यही एक ऐसा शासक रहा जिसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो है चित्र इसके समय में मिलता है। एंड औरंगज़ेब में कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा था, जिससे कि कट्टर मुसलमान होने की वजह से उसने अपनी बहुत सारे जो है धर्म को मानता था जो है,
संगीत कला हो गया, तमाम तरह की कलाओं पर उसने प्रतिबंध लगा रखा था। कई तो ऐसी बातें आती हैं कि उन्हें बहुत सारे ऐसे मंदिरों पर भी जो है उसको तुड़वाने का या हटवाने का भी आरोप लगाया गया है। ये 5वां पॉइंट्स मैंने बताया मुगल कला के बारे में। तो ये आप ध्यान सकते हैं, ये 100% जानने योग्य बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताने वाले हैं, वो है राजस्थानी कला में। जब भी राजस्थानी चित्रकला की हम बात करें, राजस्थानी चित्रकला की बात करें, तो एक नाम बहुत चर्चित आता है, उसका नाम है बनी ठनी। ये हम 6वें पॉइंट बता रहे हैं, बनी ठनी। बनी ठनी का अर्थ है जो है, याद रखिएगा, बनी ठनी का जो अर्थ है वो है सजना संवरना। किशनगढ़ शैली से निर्मित है। किशनगढ़ शैली से निर्मित है। किशनगढ़ शैली में सबसे जो चर्चित कलाकार हैं, बनी ठनी के जो कलाकार हैं, उनका नाम है निहाल चंद्र। निहाल चंद ने इस पेंटिंग को बनाया है। इंडिया को मोनालिसा पेंटिंग भी कहा गया है। भारतीय मोनालिसा के नाम से फेमस है। मोनालिसा। आपको पता होना चाहिए मोनालिसा किसकी बात की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे लोकप्रिय जो है पेंटिंग बनाया था, जिसका नाम लियोनार्डो विंची था, जो इटली का लोकप्रिय आर्टिस्ट है, उसी नाम से इसका नाम तुलना कही इंडिया में जो है। ये आप ध्यान सकते हैं। राजस्थानी शैली में आप याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको 100% आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बताएं आपको, जो ज़्यादातर जानना चाहिए आपको, उसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ों से, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखती है। उसके पहले राजस्थानी वाले मैंने बताया। ये 7वां पॉइंट बता रहा हूँ, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत और भी शैलियाँ हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय शैली का हम नाम लेना चाहेंगे, जो सबसे शुरुआती शैली कही जाती है, बशोहली। बशोहली शैली एक ऐसी शैली है जिसमें जो है अपनी कलर योजना के लिए फेमस है, रंग योजना के लिए, सही रंग योजना के लिए फेमस है। रंग योजना के लिए फेमस बसौली शैली है। इसी शैली से बाकी शैलियाँ भी आई हैं, जैसे कि आपका मैंने गुलेर की हम बात करें, गुलेर शैली में, गुलेर शैली का भी जन्म हो इसी शैली से हुआ है। इसी शैली से कांगड़ा शैली का भी हुआ है। यदि कांगड़ा की हम बात करें, कांगड़ा में सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करना चाहेंगे, वो है आपके संसार चंद्र। संसार चंद्र जो है सबसे लोकप्रिय कलाकार हैं। कलाकार नहीं, शासक है ये जो है, क्योंकि 10 वर्ष की आयु में ही जो है गद्दी बैठ गए थे। संसार चंद्र 10 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे। इन्होंने चित्रकला में काफ़ी बेहतरीन काम कराया। परखू इनके समय के एक फेमस आर्टिस्ट हैं। परखू, फत्तू, कुशाला, ये सब बेहतरीन आर्टिस्ट रहे हैं इनके समय में। गुलेर शैली में सबसे जो चर्चित कलाकार हैं, उनका नाम है मानकू। मानकू कलाकार हैं। इनके भाई का नाम है जो है नैन सुख। नैन सुख नाम है उनका है, भाई का नाम है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो बलवंत बलवंत शासक थे जो है, बलवंत शासक थे। कहाँ के थे? जसरोटा नाम के जो है, जसरोटा। मैं ज़्यादा इसको आगे नहीं ले जाऊँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे जहाँ बतानी जो इम्पोर्टेंट है, जसरोटा के शासक थे जो है। और नैन सुख 2 शैलियों के इम्पोर्टेंट कलाकार माने जाते हैं, जैसे कि कुलेर और कांगड़ा के कलाकार माने जाते हैं। गुलेर शैली के मानकुश चित्रकार माने जाते हैं, और कांगड़ा जो शैली है वो है भावपूर्ण रेखांकन के लिए फेमस है। भावपूर्ण रेखांकन के लिए फेमस है जी। ये आप याद रखिएगा जो है। और ये पहाड़ी शैली का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल, ठीक है। एंड याद रखिएगा जो है, ये खास पॉइंट्स मैंने बताया आपको, जिनको आपको 100% याद रखनी है। 7वां पॉइंट के बाद हम आपको लेकर जाने वाले हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, हाँ,
प्रागैतिहासिक ऐसा नाम है जिसमें हम बहुत पहले चले जाते हैं, इतिहास से पहले चले जाते हैं। प्रागैतिहासिक कला की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो आखेट। आखेट के चित्र के लिए फ़ेमस कह सकते हैं। आज से आखेट का मतलब होता है शिकार। शिकार का चित्रण हुआ है। शिकार का चित्रण उन्होंने गुफाओं के अंदर किया है। गुफाओं के अंदर किया है। आज से जो है 30,000 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 30,000 पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय जो है आदि मानव के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की बात की जा रही है। आदि मानव, सोचिए आदि मानव ने जो है क्या यूज़ किया था रंगों में जो है, कोयला यूज़ किया इन्होंने, खड़िया यूज़ किया इन्होंने। इन्होंने क्या यूज़ कर सकते हैं, रामराज यूज़ किया जो है, गेरू यूज़ किया है। ये सब इन्होंने जो यूज़ किया जो है। ये गुफाओं के अंदर चित्र क्यों बनाते थे? यदि सवाल आपका ये है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसलिए बनाते थे, इनकी आस्था थी कि यदि गुफाओं के अंदर कोई चित्र बना दिया जाता है तो उसको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो है वो लोग बनाते थे। कई जगहों पर जैसे कि हम बीएचयू के बगल में मिर्ज़ापुर सामने पड़ता है, तो वहाँ भी कई चित्र मिले हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एमपी में भी जो है पंचमढ़ी की जो है गुफाएँ हैं, वहाँ पर भी चित्र मिले हैं। लखनिया दरी है, वहाँ चित्र मिले हैं। तो वहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अब हम ये हमने 8वां पॉइंट बताया है। अब हम 9वां पॉइंट बताने वाले हैं जिनकी नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। ये घाटी एक इतनी मतलब आज से हम कह सकते हैं लगभग 5,000 ईसा पूर्व की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर पूरी बस्ती मिली है यहाँ पर, पूरा बस्ती। और ये बात करें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर इसके अलावा गुजरात में और जगहों पर भी इसके जो है खुदाई के दौरान यहाँ के तथ्य मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी में मेन कहा जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती मिली है जहाँ तमाम तरह के मनके, सिक्के, बाथरूम, जो अन्य गारा है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय है वो हड़प्पा। हड़प्पा जो है बहुत ही लोकप्रिय है, जो है टेराकोटा के सिक्के प्राप्त होते हैं। सोचिए टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा का मतलब पकाई गई पकाई गई जो है मिट्टी के जो सिक्के प्राप्त होते हैं। यहाँ हड़प्पा से बड़ा स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एक ऐसा नाम है जिसको हम कह सकते हैं मुर्दों का टीला, जहाँ पर मुर्दों के टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ अन्नागार, स्नानागार बड़े-बड़े पाए गए हैं। सोचिए वहाँ पर मिले हैं वह। अभी भी इस पे जो है संशोधन चलता रहता है। खुदाई हुई है लगभग 1900 के आस-पास, उसके पहले भी इन्होंने काफ़ी लोग सर्वे हुए। दिनों-दिन इस पे सर्वे चलता रहता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट्स है। तो इसके बारे में जान सकते हैं। कालीबंगा भी है, जो काली चूड़ियों के लिए यह स्थान माना जाता है। कालीबंगा, यह भी स्थान है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सिंधु घाटी के बारे में ये आपको जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आप। अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हमने ये 7वां ये 8वां पॉइंट है मित्र, ये मैं बता देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें, पौराणिक ग्रंथों की हम बात करें जिसमें सबसे लोकप्रिय है रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे लोकप्रिय है, पूरे इंडिया भर में जो है फेमस है, यहाँ तक विदेशों में भी फेमस है। रामायण ग्रंथ रामायण ग्रंथ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रावण का दरबार चित्रों से सुशोभित मिलता है। रावण का दरबार का दरबार, जो सोने की लंका की बात करते हैं ना, रावण का दरबार। यहाँ पर जो है वास्तुकला वास्तुकला और चित्रकला का साक्षात प्राप्त होता है। वास्तुकला और चित्रकला
रामायण में शिल्प भी कहा गया है, कला को शिल्प कहा जाता था। शिल्प, क्या कहा जाता? शिल्प कहा जाता था। यदि हम राम की जगह की बात करें तो दशरथ के जो रथ है वो भी जो है कलाकृतियों से सजी था। इसका दशरथ का रथ, दशरथ, यह भी चर्चा की गई है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। और ये करीब 500 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, लगभग 400 ईसा पूर्व में यदि हम बात करें तो वो कहता है महाभारत। महाभारत, महाभारत में जो दो चित्रकारों का चर्चा हमेशा होती है, जिसमें सबसे पॉपुलर है वो है चित्रलेखा। चित्रलेखा, चित्रलेखा की बात हम लोग रख सकते हैं कि उन्होंने जो है अनिरुद्ध का चित्र बनाया था, अनिरुद्ध का चित्र किया था जो है। उसके अलावा जो है उषा नाम की चित्रकार की बात चलती है, उषा चित्रकार, ये फीमेल आर्टिस्ट है जो है। हम किसकी बात किए हैं? चित्रलेखा, या चित्रकला हम लिखे हैं, जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा, उषा। ये यहाँ पर 3D आर्ट्स की बात की जाती है। दुर्योधन जब द्रौपदी के यहाँ जब आता है तो उसके यहाँ 3D जो है आर्ट वर्क बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो भ्रमित हो जाता है, दुर्योधन भ्रमित हो जाता है। तो यह भी 3D का भी वहाँ पर जिक्र किया गया है। वहाँ भी जो है घर बनाने की जो काफी कलाएं का भी इसमें वर्णन मिलता है, लेकिन ये पॉइंट जो है आपको जानना है। इसके अलावा यदि हम कुछ और लाइटली बात करें, विष्णु धर्मोत्तर में भी चित्रकला के बारे में बताया जाता है, नाट्य शास्त्र में भी जो है चित्रकला के बारे में, विष्णु धर्मोत्तर, ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें चित्रकला के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये भी याद रखिए सकते हैं इसे। इसके अलावा जो है चित्र, ये अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं, चित्रसूत्रम नाम का एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसमें चित्रकला के बारे में जो है, यहाँ पर चित्र सूत्रम, सूत्रम, इसमें प्रॉपर एक चैप्टर